तो वरना तो इतने चीटिंग्स होते हैं। इस पे तो नहीं ना हो सकती सर वाइवा में नहीं हो सकते, लेकिन वाइवा में भी सवाल रिपीट हो के आते हैं। 60% का वाइवा रख देते हैं, एक बंदे बेचारे का एक गलत हो जाए तो वो तो गया। 60% तो नहीं था, 40% था होगा। लास्ट टाइम 60% डीडी का हमारा 60% का हुआ था। 30% के हमसे 3 सिनेरियो सुने गए थे, 10% का एक सिनेरियो। आपने 1 मिनट में आंसर देना आता है तो किसने पढ़ाया? मैं राबिया मजीद। वैसे वो बहुत अच्छी थी, पूरा सेमेस्टर बहुत कोऑपरेटिव रही थी, लेकिन इससे बहुत बच्चे उड़ गए थे। वाकई सर 3 डीडी में फेल हुए? ये सर नहीं सर नहीं, वैसे आप लोगों की क्लास में कोई फेल हुआ डीडी? अरे वो डीडी में हुए बड़े इस तरह आगे बहुत, लेकिन ये था कि ऑनलाइन से ना बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, जिनके कभी नहीं आते बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था ऑनलाइन। देखिए एग्जाम आपका सही आया है, लेकिन उसका टोटल जीपी को 3.4 समथिंग। नहीं मैंने बताया जिनका अच्छा नहीं आया उसका 3 तक आता है तो इस हिसाब से। अच्छा जी, आज का हम लोगों का टॉपिक है स्केलेटल इंजरीज बोन्स की। ठीक है, मतलब बोन्स की जो इंजरीज होते हैं स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अबाउट पेरिफेरल नर्व इंजरीज। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सीटीएस के बारे में भी बात की थी, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के बारे में भी बात की थी, टार्सल टनल, कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरीज, टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है, सीटीएस, क्यूबिटल टनल, और इसके अलावा रेडियल न्यूरोपैथी के बारे में बात की थी। तो मतलब जितनी भी पेरिफेरल नर्व थी आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की और लोअर एक्सट्रीमिटी की, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादातर कॉमन जो थी वो यही दो हैं कि या तो आपके टिबियल नर्व इन्वॉल्व हो जाए टार्सल टनल में, ठीक है, या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो जाए, वो चाहे सुपरफिशियल हो, वो चाहे डीप पेरोनियल नर्व हो। ठीक है, तो एक में आपका फुट ड्रॉप हो रहा है, कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी में फुट ड्रॉप हो जाता है और रिवर्जन लॉस हो जाती है। और दूसरे में आपके पास क्या है कि टिबियल नर्व में सिंपली इंट्रैपमेंट ज़्यादा कॉमन होती है, उसकी एसएच लेसरेशन या कोई स्वेयर किस्म की इंजरी नहीं होती, वो सिर्फ एक इंट्रैपमेंट होती है जिसमें पेन आती है हील में या प्लांटर एरिया में फुट के। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्केलेटल इंजरीज। ठीक है, कहते हैं कि स्केलेटल इंजरीज कॉमन हैं कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में। ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कॉन्टेक्ट हो बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स या बिटवीन द टू एथलीट्स, उनमें कॉमन होती है। या वो कहते हैं कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो होती हैं उनमें भी कॉमन है। ठीक है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ऐसी कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग जो है वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसमें स्केलेटल इंजरीज कॉमन हो सकती हैं कि जब आप काफ़ी हाइट से अगर वो ड्यूरिंग लैंडिंग अगर लैंडिंग ठीक नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, तो उसमें चांस है कि स्केलेटल इंजरीज हो जाएं, फॉल कर जाए अगर वो एथलीट। ठीक है, तो देर इज़ अ चांस कि स्केलेटल इंजरीज हो जाएं। ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल है या रग्बी है, ठीक है, उनमें बहुत कॉमन होते हैं स्केलेटल इंजरीज। ठीक है, मतलब किसी दो एथलीट अगर एक दूसरे के साथ टकरा भी जाएं तो देर इज़ अ चांस कि जो उनकी टिबिया है, यूजुअली फुटबॉल में टिबिया एक्सपोज होती है, ऐसे ही है ना, फुटबॉल देखते हो आप लोग, तो फुटबॉल में टिबिया एक्सपोज होती है। टिबिया में सिंपली कोई दूसरा प्लेयर आकर स्ट्रक करे तो देर इज़ अ चांस कि जो टिबिया है वो उसकी फ्रैक्चर हो जाए, या टिबिया की जो पेरियोस्टियम लेयर है वो उसका कंट्यूजन हो जाए। सो स्केलेटल इंजरीज आर कॉमन। ठीक है, किन किन स्पोर्ट्स में कॉमन है? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। स्केलेटल सिस्टम आपका दो एक्सियल स्केलेटन है या आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। आप सबको पता है अपेंडिकुलर स्केलेटन आपकी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी आ जाती है, जबकि एक्सियल स्केलेटन में आपकी स्पाइन और आपके पेल्विस आ जाती है। ठीक हो गया, जो आपका सेंट्रल पोर्शन है स्केलेटन का, दैट इज एक्सियल, एंड द lateral, the lower extremity and the upper extremity is going to form the appendicular skeleton.
बोन को अगर हम डिफाइन करें तो बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें वेस्कुलर चैनल्स हैं, ठीक है, मतलब उसमें प्रॉपर वेस्कुलरिटी है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। लिगामेंट्स में भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है फाइबर्स की, कोलेजन फाइबर्स की, ठीक है, लेकिन जो आपके टेंडन्स में अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम कह सकते हैं कि टेंडन्स में अच्छी है, लेकिन लिगामेंट्स और स्किन में उतनी अच्छी नहीं होती। कोलेजन फाइबर्स की ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि क्यों वहाँ पे ज़रा आप कह सकते हो कि जी एंगल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिगामेंट्स ने और स्किन ने डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस को क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, तो डेट्स वाई उनकी इतनी अच्छी वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, जिसकी वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन से, कोलेजन से, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। वो कहता है कि ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, कोलेजन है और प्रोटीन है, ये आपस में मिलकर एक्चुअली प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बोन का, ठीक है, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं बोन को, ठीक है। जो सिंपली हाइड्रोक्सी एपेटाइट है दैट इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। वुल्फ्स लॉ, ठीक है, हम जब भी स्केलेटन को पढ़ते हैं तो हम उसमें वुल्फ्स लॉ को जरूर डिफाइन करते हैं कि वुल्फ्स लॉ क्या कहता है कि जितनी भी स्ट्रेस प्लेस होती है आपकी बोन्स पर, आपके स्केलेटन पर, ठीक है, स्केलेटन अपने इनिशियल आर्किटेक्चर को, अपने इनिशियल फ्रेमवर्क को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेसेस, ठीक है, ताकि उन स्ट्रेसेस को वो इजीली बेयर कर सके, ठीक है। अगर वो स्ट्रेसेस ऐसी हों जिनसे उसको इंजरी नहीं हो रही, ठीक है, एक तो ऐसे स्ट्रेस होगी ना जिससे फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे स्ट्रेसेस, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा नहीं है, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल फ्रैक्चर का थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, सब थ्रेशोल्ड लेवल पर हैं, तो वो बोन्स को अलाउ करेंगी कि बोन्स अपने आर्किटेक्चर को या फ्रेमवर्क को चेंज करें। जैसे जैसे स्ट्रेस प्लेस होगी वैसे वैसे बोन अपने आर्किटेक्चर को और फ्रेमवर्क को चेंज करती जाएगी, ठीक है। सो डेट्स व्हाई वी सेड दैट कि हम स्केलेटन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज या विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, ठीक है। सिर्फ मसल्स नहीं, लिगामेंट्स नहीं, टेंडन्स नहीं, बल्कि हमारी जो बोन्स हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको भी बेहतर बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। बोन्स के फंक्शंस क्या हैं, आप सबको पता है कि बोन्स आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, आपका क्रेनियम आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके जो रिब केज है दैट इज प्रोटेक्टिंग योर हार्ट एंड पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा आपकी जो स्पाइन है दैट इज प्रोटेक्टिंग योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव रोल भी है, सपोर्टिव रोल भी है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको, अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़े होने में हेल्प करता है, ठीक है। लिवर्स के तौर पर एक्ट करता है, जब मसल्स एक्ट करते हैं तो यही बोन्स जो होती है ये लिवर्स के तौर पर एक्ट करके फंक्शंस परफॉर्म करती हैं या मूवमेंट अलाउ करती हैं, मोबिलिटी अलाउ करती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा रेजरवायर है बोन, ठीक है, और बोन्स के अंदर आपके स्टेम सेल्स मौजूद हैं जो कि ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। कोई भी सेल प्रोड्यूस होना होता है तो एक्चुअली वो आपके बोन्स में जो भी स्टेम सेल्स पड़े हैं, ठीक है, प्रोजेनिटर सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वहां से आपके प्रोजेनिटर सेल से क्या होती है कि मैसेज कन्वे प्रोजेनिटर सेल्स को मैसेज कन्वे किया जाता है और फिर वो डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाता है, वेदर दे आर आरबीसीज, वेदर दे आर डब्ल्यूबीसीज, वेदर दे आर प्लेटलेट्स एंड वेदर दे आर वेदर दे आर मोनोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो सारे कहाँ से बन रहे हैं, आपके बोन के स्टेम सेल से बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो डेट इज द फंक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। तीन किस्म की बोन्स पाई जाती हैं बॉडी में,
फीटस के अंदर जो बोन है डेट इज वूवन बोन, ठीक है। जो 3 टाइप्स हैं उसमें एक वूवन बोन आ जाती है, कंपैक्ट बोन आ जाती है और एक कैंसिलियस बोन आ जाती है। जो आपकी वोवन बोन है डेट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फीटस, ठीक है। जब जो अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो अडल्ट्स में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं, ठीक है। द वन इज कंपैक्ट बोन एंड द अदर वन इज कैंसिलियस बोन। लेकिन वोवन बोन तब प्रेजेंट होती है जब फ्रैक्चर हील हो रहा हो, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर हील हो रहा है तो तब कंपैक्ट और कैंसिलियस बोन नहीं रहती, तब वूवन बोन ही उस फ्रैक्चर को हील करने में हेल्प करते हैं इनिशियली, एंड आफ्टर सम टाइम वो ही वूवन बोन कन्वर्ट हो जाती है कंपैक्ट में और इनटू द कैंसिलियस बोन। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो कंपैक्ट और कैंसिलियस बोन है दे आर एक्चुअली बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली मेकिंग द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। कंपैक्ट बोन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के तौर पर काम कर रही है और जो कैंसिलियस बोन है वो इनर आपका पोर्शन बना रही है किसी भी बोन का। जितनी भी लॉन्ग शैफ्ट्स हैं आपकी बॉडी में, अपर एक्सट्रीमिटी में ह्यूमरस है, नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी में आपकी फीमर है, तो इनकी आउटर सरफेस जो है डेट इज अ कंपैक्ट बोन, ठीक है। इट इज अ डेंस फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। डेंस टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है इनर आपकी कैंसिलियस बोन को। जबकि अगर हम कैंसिलियस बोन की बात करें तो कैंसिलियस बोन जो है इट इज लाइट इन वेट, फ्लेक्सिबल होती है कैंसिलियस बोन, ठीक है। और इसके अंदर आपकी वूवन बोन, वूवन नहीं, आप इसको कह सकते हो कि इट इज स्पंज, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअली बोन मैरो प्रेजेंट होता है और इसी बोन मैरो में आपके बोन के स्टेम सेल्स पड़े होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस पता चल गया कि व्हाट इज कैंसिलियस बोन एंड व्हाट इज कंपैक्ट बोन, ठीक है। कंपैक्ट बोन को अल्लाह ताला ने फर्दर प्रोटेक्ट किया होता है विद कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिओस्टियम के पास 2 लेयर्स होती हैं, द वन इज द फाइब्रस लेयर एंड द अदर वन इज ऑस्टियोजेनिक लेयर, ऑस्टियोजेनिक लेयर। द वन इज फाइब्रस एंड द अदर वन इज ऑस्टियोजेनिक लेयर। फाइब्रस लेयर जो है उसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सही है। और जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं उसमें ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सही है। अगर कहीं पर भी इंजरी हो जाए पेरिओस्टियम की तो सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करके उसको क्या करते हैं, वहां पर क्लॉट बनाते हैं, ठीक है, सही है, पेरिओस्टियम का। और उसके बाद अगर जब हीलिंग हो स्टार्ट हो जाए, फाइब्रोब्लास्ट पहुंच जाए, क्लॉट बन जाए, तो उसके बाद आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो वहां पर जाके पेरिओस्टियम बना देते हैं, ठीक हो गया। कंपैक्ट बॉन्ड जो है वो आपकी बनी होती है विद, इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल बॉन्ड, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेमिलाए होते हैं, सिलेंड्रिकल लेमिलाए, जिस तरीके से एक सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप लेमिलाए हैं, ठीक है, कंपैक्ट बॉन्ड के अंदर, जो कि एक्चुअली कवर कर रहे होते हैं किसको, आपकी ब्लड वेजल्स को, ठीक है। केनाल्स होती हैं ब्लड वेजल्स की जिनको वो कवर कर रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटेड, लाइक शैफ्ट ऑफ फीमर है तो शैफ्ट ऑफ फीमर लॉन्गिट्यूडिनल बोन है एक, तो लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट में ही ब्लड वेजल्स केनाल्स होती हैं जिनको एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल शेप्ड लैमेला कवर करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो केनाल्स रन कर रही हैं दीज आर हैवरिजन्स केनाल्स, ठीक है। और ये जो सिस्टम है लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंड्रिकल शेप्ड लैमेलाई का, इसको हम लोग हैवरिजन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियन, ऑस्टियन में ये हैवरिजन केनाल्स होते हैं और हैवरिजन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती हैं वॉकमैन। कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑस्टियन, ऑस्टियन जो है वो हैवरिजन सिस्टम से मिलकर बना होता है। हैवरिजन सिस्टम क्या है कि दीज आर सिलेंड्रिकल शेप्ड लैमेलाए, ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल शेप्ड लैमेलाए ब्लड वेसल केनाल्स, जो लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटेड ब्लड वेसल्स केनाल्स हैं, उनको वो सराउंड करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड हैं तो वही लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट को सिलेंड्रिकल शेप्ड लैमेलाए क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
उस लैमेला को हम लोग हेवेरिजन सिस्टम बोल देते हैं, जबकि वो जो कैनाल्स रन करें उनको हम हेवेरिजन कैनाल्स बोल देते हैं। लेकिन इसके अलावा वॉकमैन्स कैनाल्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट में कैनाल्स हैं, और जो वॉकमैन्स कैनाल हैं ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में होती हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल को जो एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। सो ये जो कैनाल्स हैं जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट आर वॉकमैन्स कैनाल, ठीक है। सो ये कंपैक्ट बोन का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, डेट इज कॉल्ड ऑस्टियन, ठीक है। सर ये लास्ट चीज दोबारा बताइए। एक मिनट। वॉकमैन्स कैनाल की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा, वॉकमैन्स कैनाल इज अबाउट के जितने भी आपके लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड हेवेरिजन कैनाल्स हैं, ठीक है, उनको जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं, मतलब कि अगर एक हेवेरिजन कैनाल है उसको जो 7 एडजेसेंट कैनाल्स के साथ जो कनेक्ट करेगा, हॉरिजेंटली अरेंज्ड कैनाल्स जो कनेक्ट करेंगी, उनको हम लोग बोल देते हैं कि दीज आर वॉकमैन्स कैनाल। वॉकमैन्स कैनाल एक्चुअली हॉरिजेंटली अरेंज्ड होती हैं, और ये एक हेवेरिजन कैनाल को दूसरी या एडजेसेंट हेवेरिजन कैनाल्स के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको वॉकमैन्स कैनाल कहा जाता है। और ये ट्रांसवर्स प्लेन में अरेंज्ड होती हैं, ठीक हो गया। कैंसिलियस बॉन का आप लोगों को मैंने बताया कि कैंसिलियस बॉन में आपके पास स्पॉन्जी नेचर की बॉन है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, और वो ही बोन मैरो में आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि लॉन्ग बोन्स जो हैं, ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन्स हैं आपकी बॉडी में, उनकी शेफ्ट का जो इनर पोर्शन है वो आपकी कैंसिलियस बोन बना रही है। नेक ऑफ फीमर, उसमें कैंसिलियस बॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। हेड ऑफ फीमर में कैंसिलियस बॉन प्रेजेंट होती है। जो आपकी स्टर्नम है इसमें कैंसिलियस बॉन प्रेजेंट होती है। ये जितनी भी आपकी कैंसिलियस बॉन जो पोर्शन बना रही है, ये लाइफ टाइम तक आपकी क्या करती रहती हैं, ब्लड प्रोडक्शन करती रहती हैं, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करती रहती हैं, ठीक है। जैसे वर्टिब्रल बॉडीज हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रल बॉडीज में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, ऑलमोस्ट 70% प्रोपोर्शन जो है वो कैंसिलियस बोन बना रही है। जो आपके हेड और नेक की कैंसिलियस बोन है वो 5 to 10% होती है, जो कि कैंसिलियस बोन बनाती है। सो डिपेंड करता है कि कैंसिलियस बोन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका जो लोकेशन है बॉडी में, ठीक है, वो एक्चुअली उसका प्रोपोर्शन बताती है कि कैंसिलियस बोन अबंडेंस में कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वर्टिब्रल बोन्स जो हैं इनका मेन फंक्शन क्या कि इन्होंने वेट को बेयर करना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर लाइट वेट बोन्स रखी हुई हैं, ठीक है। और जितने आपके लाइट वेट बोन्स हैं जिनमें स्पॉन्जीनेस हो, वो एक्चुअली क्या करती हैं, अलाउ करती हैं कि वेट को इजीली ट्रांसफर किया जा सके। और वेट, मैं अब आपको इसकी एग्जांपल, जैसे जॉगर्स आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, कुछ जॉगर्स ऐसे आते हैं जो कि जिनमें ट्यूब्स होती हैं, एयर की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, या ऐसे हॉलो से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके सोल में कि जी एयर इंट्रैप हो जाती है उनमें और आप इजीली रनिंग कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके वेट को शिफ्ट होने में ऑन टू द ग्रेविटी, ऑन टू द फ्लोर, वो आसानी पैदा कर देते हैं। मतलब जो ग्रेविटेशनल सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अर्थ की भी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी उतना ही फोर्स प्रोड्यूस करेगी जितनी आप फोर्स प्रोड्यूस करें। ये तो आपको पता है ना कि हम जितनी स्ट्रक करते हैं उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इन रिवर्स। लेकिन उसका ये होता है कि जब आप फोर्स प्रोड्यूस करते हो या जब आप उन पे भागते हो तो वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करवाती है। मिनिमम मैक्सिमम जो फोर्स होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वेट बेयरिंग की, ठीक है, और मिनिमम जो है वो आपकी अर्थ को देती है, और फिर अर्थ इन रिटर्न वही मिनिमम फोर्स आपके ऊपर प्रोड्यूस करती है। इसलिए कभी आप लोगों को हील्स में या फुट में पेन नहीं होती ड्यूरिंग
वॉकिंग और जॉगिंग और रनिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लैट शूज पहनो तो उसमें आपको ज्यादा पेन होती है। तो सेम टू सेम वर्टिब्रल बॉडीज में भी ये जो कैंसिलियस बोन है ये इसीलिए स्पॉन्जी नेचर की अल्लाह ताला ने यहाँ पर 70% अबंडेंस में रखी हुई है, ताकि यहाँ पर जब वेट आए तो वो इजीली उसको एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। पेरियोस्टियम की हमने बात की थी। पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग है आपकी कंपैक्ट, किसी भी बॉन की जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग पेरियोस्टियम बोल देते हैं। पेरियोस्टियम के पास दो लेयर्स हैं, एक ऑस्टियोजेनिक है और एक फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टियोजेनिक में आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है। एक्चुअली जो आपके पास पेरियोस्टियम है ये वेल इनर्वेटेड होती है, नर्व्स इनर्वेशन इसकी अच्छी खासी होती है, इसीलिए हल्का सा भी पेरियोस्टियल कंट्यूजन हो तो बहुत स्वेयर किस्म की पेन होती है, जस्ट लाइक के जी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसीलिए पेरियोस्टियल कंट्यूजन और फ्रैक्चर में काफी स्वेयर किस्म की पेन होती है, ठीक है। लेकिन एक्सरे में क्योंकि आपको क्रैक नहीं नजर आता, आपको सिर्फ आउटर साइड के ऊपर क्या नजर आता है, स्पॉट्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि दैट इज अ पेरियोस्टियल कंट्यूजन, ठीक है। यूजुअली जो आपकी पेरियोस्टियम होती है ये आपकी कंपैक्ट बोन के साथ जो अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स ऑफ शार्प पे, ठीक है। ये वो फाइबर्स होते हैं जो एक्चुअली आपकी पेरियोस्टियम को इंटरनल जो लेमिला अरेंज्ड हैं कंपैक्ट बोन के उनके साथ अटैच करती है। तो इन फाइबर्स को हम लोग कह देते हैं दीज आर फाइबर्स ऑफ शार्प पे, जो कि अटैच करती है पेरियोस्टियम को विद द इनर मोस्ट लेमिलाइज ऑफ द कंपैक्ट बोन, ठीक है। और पेरियोस्टियम भी आपको मसल की अटैचमेंट्स भी प्रोवाइड करती है कुछ जगहों पर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ऑसिफिकेशन आप सबको पता है, बोन फॉर्मेशन को हम लोग ऑसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। 3 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑसिफिकेशन में। द वन इज ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मेशन सेल्स हैं। ऑस्टियोप्लास्ट बोन रिजॉल्विंग सेल्स हैं, ठीक है, जो कि बोन को रिजॉल्व करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। और ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली बोन सेल्स हैं। they can be converted into osteoblast or they can be converted into osteoclast, but they are usually making a matrix, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसी तरीके से बोन का जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बन रहा है, ऑस्टियोसाइट से मिलकर बन रहा है, ठीक है। सो 3 टाइप ऑफ सेल्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन बोन फॉर्मेशन, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का आप सबको पता है कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। वो कहता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, दे आर रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको बायोमार्कर के तौर पर यूज करो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स को चेक करवाओ तो आपको पता चल जाएगा अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल हाई है तो इट मींस कि बॉन्ड इज फॉर्मिंग, ठीक है। अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल कम है तो इट मींस कि बॉन्ड नहीं बन रही, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है। सो ऑस्टियोब्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू प्री ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ये मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन कॉज करते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं, ठीक है, दे आर जॉइंट सेल्स, ठीक है, और इनके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के पास। उन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में आपके पास कोलाजिनेजेस आ जाती हैं और कैथेप्सिन्स आ जाती हैं, ठीक है। दीज आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा कहता है कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इनमें 2 किस्म की चीजें प्रोड्यूस करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, एक तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और एक आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ऑस्टियोक्लास्ट जाके बॉन के साथ अटैच होता है तो उसके सराउंडिंग में, ऑस्टियोक्लास्ट के सराउंडिंग में, ठीक है, और बोन जिस जिस बोन के पोर्शन पर जाके अटैच हुए वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहां पर हाइड्रोजन आयंस सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं
वो हाइड्रोजन आयंस जाकर क्या करते हैं कि आपकी जो बॉन्ड मिनरल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही बॉन्ड मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो नीचे आपके पास सिर्फ क्या रह जाता है, बॉन्ड मैट्रिक्स रह जाती है। ठीक है, ये देखें सिंपली, ये जैसे एक बॉन्ड है, ये व्हाइट बोर्ड, सिंपली आपका ऑस्टियोक्लास्ट आया और ऑस्टियोक्लास्ट आके अटैच हो गया। इसके अटैच होते ही यहाँ पर एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट बन जाता है फ्लूइड का, ठीक है, जो कि एक्चुअली टारगेटेड रखता है बॉन्ड की रिजॉर्प्शन को, ठीक है, स्प्रेड नहीं होने देता कि जी वो स्प्रेड ना कर जाए, तो टारगेटेड रखता है। इसी फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन आयंस को रिलीज किया जाता है। वो हाइड्रोजन आयंस, ये जो आउटर लेयर होती है बॉन्ड की, दैट इज ऑर्गेनिक डेंस कंपैक्ट टिश्यू है, कंपैक्ट बॉन्ड है, इसको डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, जैसे हाइड्रोजन आयंस इसको डिसॉल्व कर लेते हैं तो नीचे क्या रह जाती है, बॉन्ड मैट्रिक्स रह जाती है, प्रोटीन्स रह जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स रह जाते हैं। फिर इसके लिए जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। उन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में कैथेप्सिन्स होती हैं और एक और नाम लिखा कोलेजिनेसेस होती हैं, जो कि एक्चुअली उस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिसॉल्व करना शुरू कर देती हैं और ईट करना शुरू कर देती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, एक बोन के एक पोर्शन को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो हैं, ठीक है, दे एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट एम्बेडेड इन द ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स, ठीक है, विच सब्सिक्वेंटली बिकम मिनरलाइज्ड। अच्छा, ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली मेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ अ बोन, और वो कहता है कि यही ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो जब जहां पर बोन बनी होती है, ठीक है, दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और वहां पर मिनरलाइजेशन हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट के कन्वर्जन की वजह से, और वो आपकी जो मैट्रिक्स होता है वही बोन का पोर्शन बन जाता है। मतलब कि ऑस्टियोसाइट्स जो है वो एक्चुअली मैट्रिक्स बना रहे हैं बोन का। जहां पर भी ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट्स होंगे वहां पर अगर आपकी बोन ने फॉर्म्ड होना है, बोन ने बनना है, तो ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट में। जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, वहां पर कैल्शियम की डेपोजिशन करवाना शुरू कर देंगे और मिनरलाइजेशन हो जाएगी और वहां पर बोन बन जाएगी। ठीक है, जो कि पहले एक मैट्रिक्स बना हुआ था। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। सो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं, ठीक है, एक्टिवेशन करते हैं बोन फॉर्मेशन में और रिजॉर्प्शन भी करवाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि ऑस्टियोसाइट्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोक्लास्ट और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टिमुलस। अगर इंजरी हो रही है तो, इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे, ठीक है, पहले बॉन्ड को रिजॉल्व करेंगे और जब वो बॉन्ड रिजॉल्व हो जाएगी तो फिर ऑस्टियोसाइट्स ही ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होकर वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। अच्छा, देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द बॉन्ड मेटाबॉलिज्म। बॉन्ड का जो सिस्टम है, बॉन्ड फॉर्मेशन का और बॉन्ड रिजॉर्प्शन का जो सिस्टम है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम है और इसको वेल रेगुलेट किया जाता है आपकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पैराथायराइड हार्मोन है, विटामिन डी है और आपके पास कैल्सिटोनिन है। ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स मिलकर एक्चुअली आपके बोन को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फॉर्मेशन में भी और रिजॉर्प्शन में भी। ठीक है, सो यहाँ पर दो हार्मोन्स को हम लोग, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ कैल्शियम इनटू द कैल्शियम पूल। कैल्शियम पूल किसके अंदर, बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का पूल है उसमें इंक्रीज कर देता है आपके नहीं, कैल्शियम का पोल बाहर, आउटसाइड द बोन, ठीक है, जो कैल्शियम के स्टोरेज है वहां पर कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि बोन्स में से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है, बाहर निकालता है। ठीक है, सही है, बोन्स को वीकेंड करने की कोशिश करता है। मेंटेन्स बॉडीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पोल लेवल एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल, ठीक है, क्योंकि इसने आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैल्शियम का लेवल है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करना है। अगर कैल्शियम का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलरली, तो वो फिर क्या करेगा कि बोन में से रीअब्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगा, बोन में से बाहर निकालना शुरू कर देगा कैल्शियम को।
Osteoblasts, they are the only cells that have parathyroid hormone receptors, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट में वो वाहिद सेल्स हैं जिनमें आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। They have parathyroid hormone has antagonistic effect to bone of calcitonin. Calcitonin का जो इफेक्ट है उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है आपके पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। समझ आ गई बात की, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सिर्फ वो वाहिद सेल्स हैं जिनके पास रिसेप्टर है पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। सेकेंड आपके पास आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है आपकी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में, और कहाँ पर हेल्प करता है, किडनीज के लेवल पर। जितना भी आपका किडनी में कैल्शियम का लॉस हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है विटामिन डी, ठीक है। लॉस होने से बचाता है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो सबसे पहले विटामिन डी अलाउ करेगा कि वो जीआईटी से, गट से और किडनीज से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाए कैल्शियम की, ठीक है। और जितना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी कैल्शियम की, वो उतना ही ब्लड का लेवल को मेंटेन करवा सकेगा। इसलिए ज्यादातर आप देखोगे विटामिन डी और कैल्शियम को साथ साथ दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी हेल्प करता है कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। ब्लड में पहले इंक्रीज होता है, ब्लड में लेवल मेंटेन किया जाता है, फिर जो एक्सेस रह जाता है वो बोन में स्टोर होता है, और अगर इसके अलावा भी एक्सेस रह जाए तो फिर वो क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ द कार्टिलेज। कार्टिलेज आप सबको पता है, तीन किस्म के कार्टिलेजेस होते हैं, एक हाइलाइन कार्टिलेज है, एक फाइब्रस कार्टिलेज है, और द थर्ड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज आप सबको पता है कि आपकी आर्टिकुलर सर्फेसेस को कवर कर रहा है। जितने भी आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है दैट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। जो आपका इलास्टिक कार्टिलेज है दैट इज मेकिंग योर आउटर पिना ऑफ द ईयर, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज के तौर पर एक्ट करता है। अब कार्टिलेज भी एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इट इज वेसल फ्री कनेक्टिव टिश्यू। बोन ब्लड वेजल्स के साथ है, ठीक है, और कार्टिलेज क्या है, वेसल फ्री कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और एक्चुअली इसमें जितनी भी न्यूट्रिशन का आना है और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जाना, ठीक है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डिफ्यूजन के ऊपर या सराउंडिंग ब्लड वेजल्स के ऊपर, ठीक है, कि कितना अच्छा प्लेक्सस मौजूद है अराउंड द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो न्यूट्रिशन को लेकर आ सके और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर वापस जा सके, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज का आप सबको पता है कि मोस्टली प्रेजेंट होता है आपके जॉइंट्स में, ठीक है। और अच्छा, वो कहता है कि हाइलाइन कार्टिलेज जो जितने भी आपके फ्री सर्फेसेस हैं ऑफ मोस्ट हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, दे आर कवर्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको आप पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हो, ठीक है। इसकी भी एक अल्लाह ताला ने हाइलाइन कार्टिलेज की भी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग रखी है जिसको हम लोग पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। अब वो कहता है पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये इट इज रिच इन फाइब्रोब्लास्ट, कि जब भी कोई इंजरी होगी तो सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम अलाउ करेगी कि फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करके उस इंजरी साइट के ऊपर जाए। कहता है हाइलाइन कार्टिलेज जो है डेट इज मेड अप ऑफ वाटर, मैक्सिमम वाटर होता है इसमें, 75% वाटर होता है, कोलेजन होता है, ठीक है, मेनली टाइप 2, ठीक है, टाइप 1 नहीं होता। टाइप 1 इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, इन टेंडन्स, टाइप 2 इज प्रेजेंट इन आर्टिकुलर कार्टिलेज और डेट इज इन हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। और फिर नॉन फाइब्रस मटेरियल होता है जैसे कॉन्ड्राइटन सल्फेट और कॉन्ड्राइटन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट, ठीक है। आप सबको पता होगा आजकल ये मेडिसिन भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स में कि जी आप कॉन्ड्राइटन सल्फेट यूज कर लें या कॉन्ड्राइटन सल्फेट की इंजेक्शंस लगवा लें। इट इज अ मटेरियल बट इज प्रेजेंट इन वेरी लो पोर्शन, ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलकर आपका हाइलाइन कार्टिलेज बना रही हैं, वाटर, कोलेजन, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्राइटन सल्फेट, ठीक हो गया। और हाइलाइन कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या है कि उसने कंप्रेशन वेट बेरिंग में हेल्प करना है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फाइब्रस कार्टिलेज है डेट इज मेकिंग मेनिस्कस, ठीक है। जितने भी आपके नीज में हैं मेनिस्का हैं, ठीक है, डेट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं वो आपकी फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई हैं। वहां पर भी फाइब्रस कार्टिलेज का क्या फंक्शन है कि वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर और वेट बेयरिंग के तौर पर एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी वो वेट बेयरिंग के तौर पर एक्ट हो रहा है। द डिफरेंस इज बिटवीन देयर कंपोजिशन, ठीक है। उसमें ज्यादातर कोलेजन टाइप 1 होता है फाइब्रस, इट इज मोर टफ एंड स्टिफर एज कंपेयर टू हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। जो आपके मेनिस्कस भी होते हैं दे आर एज कंपेयर टू आर्टिकुलर कार्टिलेजेस दे आर स्टिफ, ठीक है, और टफर। तो बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है, बोन फ्रैक्चर्स जो हैं आपके लॉस इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, इट इज नॉन एज अ फ्रैक्चर, ठीक है। और वो कहते हैं कि फ्रैक्चर जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वन इज द स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, एंड द अदर वन इज द वन इज स्ट्रेस और फैटीग फ्रैक्चर एंड द अदर वन इज इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। ये दो किस्म के फ्रैक्चर्स हैं जिनको हम लोग पैथोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। बल्कि एक को हम लोग पैथोलॉजिकल बोलते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं कि डेट इज नॉन पैथोलॉजिकल बट ड्यू टू रेपिटेटिव ट्रॉमा, ठीक है। आगे चल के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रेस फ्रैक्चर की दो आगे से टाइप हैं, द वन इज इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर एंड द अदर वन इज फटीग फ्रैक्चर, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर की दो टाइप्स हैं। अब वो कहते हैं इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर क्या है कि जिसमें आपकी जो बोन है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है डेट इज नॉर्मल, लेकिन जो अंडरलाइंग बोन है उसको कोई डिजीज है, डेट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और पैराथायरॉयड हार्मोन की कोई डिजीज है या कोई पेजेट्स डिजीज है। बोन इटसेल्फ क्या है, सॉफ्ट है या उतनी वो फोर्स को नॉर्मल फोर्स को भी वो बेयर नहीं कर सकती। नॉर्मल फोर्स के अप्लाई होने से अगर बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो डेट इज कॉल्ड इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। जबकि फटीग फ्रैक्चर क्या है कि बोन नॉर्मल है लेकिन बोन के ऊपर जो फोर्स है डेट इज एबनॉर्मली रेपिटेटिव, ठीक है, एबनॉर्मल पैटर्न में, ठीक है। रेपिटेटिव फोर्स जो अप्लाई हो रही है ऑन अ नॉर्मल बोन डेट इज गोइंग टू कॉज फटीग फ्रैक्चर। अब वो कहता है होता क्या है, आपकी बोन्स के सराउंडिंग में जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, उनका ये काम होता है कि वो अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स एक तो उनकी अपनी प्रोड्यूस हो रही है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, मसल्स उन फोर्सेस को ट्रांसमिट कर एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करे अवे फ्रॉम द बोन, ठीक है। बोन के ऊपर ना करे, जो जिस बोन के ऊपर लाइक दिस ये मसल पड़ा है, अब अगर वो जो मसल है वो सारा का सारे अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इस अंडरलाइंग बोन के ऊपर ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, तो बोन में क्या हो जाएगी, मसल्स जल्दी पहले फटीग होंगे और अल्टीमेटली आपकी बोन फटीग होगे, फटीग फ्रैक्चर कॉज कर देगी, ठीक है। दिस इज द रीजन। तो एक्चुअली करना क्या होता है मसल्स ने कि मसल्स ने अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करना है जहां पर उसकी इंसर्शन है। जब वो इंसर्शन के पॉइंट के पे ट्रांसमिट करता है थ्रू द टेंडन, तो फिर टेंडन और बोन के अटैचमेंट में कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब मसल अपनी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्सेस को अपनी अंडरलाइंग बोन के ऊपर ट्रांसमिट करता है, तो फिर एक टाइम आता है जब बोन क्या करती है, फटीग होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस प्रेशर, उसकी वजह से फटीग फ्रैक्चर होते हैं, ठीक हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर एंड अ फटीग फ्रैक्चर, ठीक है। जितने भी रनर्स होते हैं, ठीक है, सही है, उनमें फटीग फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स एक खास हद तक काम करते हैं, उसके बाद फटीग होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जितनी भी उन्होंने अपनी मसल्स ने जो फोर्स को रिजॉर्व करना था, ठीक है, वो क्या कर एक्सटर्नल फोर्सेस को जो एब्जॉर्ब करना था, अब वो क्योंकि फटीग हो चुके हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो फोर्स होती है वो कहां पर ट्रांसमिट होती है, डायरेक्टली ऑन टू द बोन, और वो बोन क्या होना शुरू हो जाती है, फटीग फ्रैक्चर कॉज करना शुरू कर देती है। अच्छा, फटीग फ्रैक्चर कभी भी आपको एक्सरे में नजर नहीं आता, कभी जब थोड़ी सी लाइन ज्यादा हो, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आ जाए,
तब आप कह सकते हो कि देयर इज अ फटीग फ्रैक्चर। ठीक है, हम लोग यूजुअली जब बोन एक्सरे करवाते हैं, अगर आपके कोई अपनी ऐसी जगह है, क्लिनिक है जहां पर आप एक्सरे करवा रहे हो, तो वहां पर हम लोग एक्चुअली कंट्रास्ट को कम या ज्यादा करके देखते हैं। अगर देयर इज सम टाइप जहां पर कहीं फटीग फ्रैक्चर होगा तो या वो कम कंट्रास्ट में आपको नजर आ जाता है या ब्राइटर कंट्रास्ट में आपको जरूर नजर आ जाता है कि देयर इज अ लाइन, देयर इज अ ब्रेकेज। वैसे फटीग फ्रैक्चर का पता नहीं चलता। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, वो कहते हैं एनुअली अगर हीलिंग, बोन की हीलिंग पर बात करें तो एनुअली 20% आपकी बोन जो है वो हर साल हील होती है, डिग्रेड होती है और उसके बाद हील भी होती है इटसेल्फ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है आपकी बोन फॉर्मेशन का और बोन डिसॉल्विंग का। ठीक है, जितने भी आपके स्ट्रेसेस प्लेस्ड हो रहे हैं बोन्स के ऊपर, एक तो वो डिग्रेड कर रहे हैं आपकी बोन को, और उसके बाद आपकी बोन जो है उन स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करिए, अपने आप को, अपने फ्रेमवर्क को चेंज करने की कोशिश करिए। ऑब्वियसली फ्रेमवर्क तभी चेंज होगा जब आप पहले फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करोगे। तो 20% जो बोन है वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मॉडिफाई करती है हर साल। उसके बाद कहते हैं कि यूजुअली जो इस प्रोसेस को 4 to 8 मंथ्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैनी सेवरल फैक्टर्स, कि आपकी इनटेक कैसी है। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग कंजम्पशन तो नहीं है, इमोबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कोई किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी या किसी हार्मोन की एक्सेस तो नहीं है। ठीक है, तो इट कैन आइदर प्रोलॉन्ग द हीलिंग प्रोसेस और इट कैन शॉर्टन द हीलिंग प्रोसीजर। 4 to 8 मंथ्स यूजुअली चाहिए होते हैं। टोटली हम लोग बोन को डिवाइड कर देते हैं 3 फेजेस के अंदर। जो फर्स्ट फेज है डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी फेज। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी फेज को हम लोग फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला फेज क्या होता है कि जिसमें आपकी बोन का फ्रैक्चर होता है और आपका क्लॉट बन जाता है। ठीक है, समझ आई बात की? पहली कौन सी फेज है कि जिसमें आपकी बोन का फ्रैक्चर हुआ और क्लॉट बन गया। ठीक है, सेकंड वो फेज है कि जिसमें आपके पास जो है ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ठीक है, स्कार टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लॉट की जगह क्लॉट बना और क्लॉट के बाद जो क्लॉट को जिसने रिप्लेस किया डेट इज अ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। सो इन्फ्लेमेटरी स्टेज की जो सेकंड स्टेज है डेट इज ग्रेन्युलेशन स्टेज, जिसमें आपका ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो होता है या स्कार टिश्यू जो होता है वो एक्चुअली क्लॉट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब वहां क्लॉट की जगह क्या आ गया, एक ग्रेन्युलेशन टिश्यू आ गया, एक स्कार टिश्यू आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। सेकंड जो स्टेज है, ठीक है, हीलिंग की, डेट इज रिपेयरेटरी फेज और कैलस फेज। वो सॉफ्ट कैलस भी हो सकता है, पहले सॉफ्ट कैलस बनता है और फिर हार्ड कैलस बनता है। ठीक है, तो यही जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, ठीक है, जब ग्रेन्युलेशन टिश्यू दो ब्रोकन एंड्स के दरमियान फ्रेगमेंट बना लेता है, दो ब्रोकन एंड्स के दरमियान फ्रेगमेंट बना लेता है, गैप को ब्रिज कर देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डेट इज अ सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस आपको नजर नहीं आता एक्सरे में। ठीक है, जैसे ही उस में डेपोजिशन स्टार्ट होती है कैल्शियम की, तो वो सॉफ्ट कैलस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इनटू द हार्ड कैलस। अच्छा जी, जो सॉफ्ट कैलस स्टेज है इसमें आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग, कॉन्ड्रोसाइट्स आर कार्टिलेज फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं, कार्टिलेज और वुमन बोन बनाना शुरू कर देते हैं उसी ग्रेन्युलेशन टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद ये जो कैलस होता है सॉफ्ट कैलस, इसमें आपकी जैसे जैसे डेपोजिशन स्टार्ट होती जाती है हम लोग हार्ड कैलस बना देते हैं, ये हार्ड कैलस बन जाता है। ठीक है, और यूजुअली जो हार्ड कैलस होता है उसको 4 to 16 वीक्स लगते हैं डेपोजिशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल इंजरी। थर्ड स्टेज जो है दैट इज द रीमॉडलिंग स्टेज। ठीक है, जिसमें बोन अपने आप को रीमॉडल्ड करती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस एक बोन
कैरी आउट कर रहा होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है आपकी जो बोन है वो अपने आप को रीमॉडल्ड करती है, हार्ट कैलस अपने आप को रीमॉडल्ड करता है। अच्छा, ये जो रीमॉडलिंग का फेज है ये मंथ्स टू इयर्स तक चलता है, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बोन बिहेव्स करती है उसी तरीके से वो भी एक्चुअली रीमॉडलिंग फेज में होती है आपकी नॉर्मल बोन भी, कि उसमें भी इंजरीज हो रही होती हैं और कॉन्टिन्यूसली आपकी हीलिंग हो रही होती है, ठीक है। इस तरह रीमॉडलिंग फेज जो फ्रैक्चर के बाद है उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपकी जो बोन है वो मंथ्स और ईयर्स तक रीमॉडल्ड होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होंगी वैसे वैसे वो अपने आप को मॉडिफाई करती जाएगी। इफेक्ट ऑन बोन हीलिंग, ठीक है। कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। एक्सेस में होगा कैल्शियम तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कम होगा तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है। ऑब्वियसली बोन हीलिंग आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, हार्ट कैलस बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। रिकमेंडेड डोज जो है वो डेट इज 800 टू 1200 मिलीग्राम है, ठीक है, जो रिकमेंडेड डोज है। लेकिन इस रिकमेंडेड डोज के साथ कैल्शियम आपकी यूजुअली दूध में पाया जाता है, लेकिन आजकल दूध क्योंकि नहीं प्योर, तो आपको पाकिस्तान में तो प्योरिटी वैसे ही खत्म हो गई, तो प्योर कोई चीज नहीं मिल सकती। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब इसलिए जो आपके आउटर सोर्सेज हैं जैसे कि कैल्सी 1000, ठीक है, ये मेडिसिन अलाउ करते हैं कि आप ये जो विटामिन हैं या मिनरल्स हैं आप इनको ओरली ले लें, ठीक है। सो डेली रिकमेंडेड डोज है 800 से 1200 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन इस डोज के साथ आपको विटामिन डी की भी जरूरत होगी, क्योंकि विटामिन डी जब तक नहीं होगा ये सारा आपका लॉस होता रहेगा फ्रॉम द गट, ठीक है। अच्छा जी, हाई फाइबर डाइट, ठीक है, इंटरफेयर कर सकती है आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। जितनी ज्यादा हाई फाइबर डाइट होगी उतना ही मुश्किल हो जाएगा कैल्शियम को गट में रीअब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो हाई फैट जो है वो कैल्शियम को डिफिकल्ट कर देता है एब्जॉर्ब होने में, जबकि एक मिनट, हाई फैट जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करता है, जो हाई फाइबर डाइट होती है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। तो फाइबर डाइट जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट का जो यूजेज है वो एक्चुअली कैल्शियम को अलाउ करेगा कि कैल्शियम इजीली अपटेक हो जाए फ्रॉम द गट। लेकिन जो फैट जैसे मतलब कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, ठीक है, इट विल डेफिनेटली अलाउ द गट टू लॉस इट्स कैल्शियम, ठीक है। जितना भी कैल्शियम उसने लिया होगा वो सारा के सारा लूज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाई फैट डाइट, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं जिंक सप्लीमेंटेशन, ठीक है, और विटामिन ए, ये कैल्शियम की बायो एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो जिंक जो है वो अक्सर जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो जिंक सप्लीमेंटेशन लेते होते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट अगर जिंक सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं ऐसी वैसी कोई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक दफा उनसे जरूर पूछ लेना है और उसके बाद उनको कहना है कि आपने कैल्शियम को इनटेक कैसे लेना है, क्या अगर आप जिंक सप्लीमेंटेशन को कम कर देंगे, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट्स कैन डिक्रीज कैल्शियम रिजर्व बाय इंक्रीजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। जितनी भी प्रोटीन डाइट्स होती हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, आपकी कैल्शियम को स्टोर होने से खत्म, कैल्शियम के स्टोर से कैल्शियम को खत्म कर देती हैं, बॉडी में जितने भी स्टोर्स होते हैं उनको खत्म करना शुरू कर देती है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट। अल्कोहल कंजम्पशन क्या करती है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है। मेडिकेशंस हैं, स्टीरॉयड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टीरॉयड्स हैं वो भी आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। विटामिन डी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम की रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में, जब कैल्शियम का लेवल लो होता है या इनटेक लो होता है, ठीक है, सही। तो विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन के अंदर। एनसेड्स, जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इनका क्या इफेक्ट है, ठीक है। वो कहता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं दे मीडिएट इन्फ्लेमेशन, influences the balance of bone formation and resorption. They are that are essential for new bone formation.
एंसर्स जितने भी होते हैं ये इनहिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेसिस को विच आर एसेंशियल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। ठीक है, सो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रेगुलेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन को और बॉन्ड रिजॉर्प्शन को, तो अल्टीमेटली अगर आप एनसेड्स ले रहे हो तो एनसेड्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेसिस प्रोड्यूस करेंगे और वो ऑक्सीजनेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेगुलेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए साथ में जितने भी आप एनसेड्स ले रहे हो वो भी आपकी यूनियन को प्रिवेंट कर सकती हैं। आपका जो गैप है वो गैप ही रहेगा, कैलस या हार्ड कैलस नहीं बनेगा। ठीक है, जितनी भी हीलिंग प्रोसेसेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है वो इन सकता है इन्फेक्शन हो जाए अगर फ्रैक्चर के बाद, पुअर री अलाइनमेंट हो। ठीक है, जैसे ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की जाती है। ओपन रिडक्शन तभी की जाती है जब क्लोज रिडक्शन ना हो सके, लेकिन अगर क्लोज रिडक्शन ओपन रिडक्शन भी उनकी नहीं होती जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा जहाँ पे फ्रैक्चर सेगमेंट्स हो वो क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं होती वहां पर। ठीक है, तो जहां पर पुअर रिडक्शन होगी वहां पर भी आपकी हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी या डिले हो जाएगी। ब्लड सप्लाई आपकी अगर लॉस कर जाती है ड्यू टू द इंजरी, ठीक है, वस्कुलर इंजरी हो जाए, ठीक है, उसके साथ साथ फेलियर टू मेक कैलस, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, फॉर्मेशन ऑफ स्कार एंड फैट टिश्यू इंस्टेड ऑफ कैलस। अगर मेटाबॉलिक कोई इशू है और स्कार टिश्यू की जगह आपका क्या बन जाए, फैट टिश्यू बनना शुरू हो जाए, तो वो भी आपकी हीलिंग को स्लो डाउन कर देगा। पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, alcohol abuse and smoking, they all have negative effect on the bone healing। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब कल आप लोगों का है। सर कितने मिनट्स का होगा? अगर 15 एमसीक्यूज हुए तो 12 मिनट्स। सर एक तो ना जो ओपन होने में कुछ मिनट्स का टाइम है। सर टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं आप लोग सर क्या चीटिंग नहीं कर रहे सर, आपको 18 मिनट्स दे रहे हैं सर इतने इजी ना पे क्या चीटिंग करनी है, और ऊपर से आपने बोला था कि मैं इजी क्वेश्चन सर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एलएमएस एसएस नहीं कर एलएमएस रहा। नहीं, मैंने आप लोगों को अभी इनरोल नहीं किया, मैं इनरोल करूंगा तो आप लोगों को एक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तो सर क्विज कहाँ से फिर ईमेल से? एलएमएस पर ही होगा, एलएमएस पर ही होगा। सुबह इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। और सर पैटर्न एमसीक्यूज होंगे, 15 के एमसीक्यूज होंगे बस। 18 मिनट्स टाइम नहीं, सर, ये बस सर उनके आई हम इतना कुछ हो जाता है सर, फिर हम ये नहीं आपको बैठ के देते हैं, ये तो कोई करता है सर देखिए चीटिंग एक तो करने के स्ट्रेस लिए होता है, कैसे इंटरनेट होते हैं। खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का तो आप लोगों ने कम से कम ख्याल रखना है तो ना। सर हमारे थोड़ी सिग्नल पकड़ के रखना है सर, कैसी बात कर रहे हैं?
नहीं 15 मिनट सर मेरी बात बच्चों में 15 के लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स तो सर 16 या 17 मिनट 2 मिनट अपलोड होने में लगता है उसको आता है जब आएगा ना 2 मिनट बाद शो होता है सर उसके 2 मिनट बाद शो होता है हम आपको पूरा फोटो लेके रिकॉर्डिंग करेंगे और सर आपके एक्चुअली बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं तो सोच के करना सर प्लीज ठीक है टाइम अच्छा मिल जाए ठीक है ओके बेटा जा सकते हो सर आपसे बुक चाहिए हाँ मेरे पास भी ना हो तो फिर सर मैंने सुना है किसी से कि आपके पास है और कल 2 बजे ही होगा कुछ? क्या कह रहे हो कल क्विज 2 बजे ही होगा? कल 2 बजे 2 बजे होगा 2 o'clock Okay, sir. मैं एक दफा आप लोगों को मेल भी कर दूंगा फाइनली ठीक है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज Sir, manual mobilization of joints by threading.